गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा था जिसके अंदर हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने वैसोडायलेटर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो वैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये यूज आएगा एंटी एंजाइनल्स में भी, तो इसीलिए हम इसको वापस से इसको स्टडी करेंगे। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मेन रोल होता है वैसो डायलेट करने का, मतलब कि वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट कर देता है, और उसमें भी मेनली आर्टरीज को डायलेट करता है। ठीक है, इसी की वजह से जो कार्डियक का आफ्टर लोड होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि आफ्टर लोड मतलब कि जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से बाहर, तो जब हार्ट को उसको पंप करने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, उसी की वजह से उसका जो कार्डियक वर्क है वो कम हो जाएगा और उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी। मतलब कि उसकी जो O2 डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ द क्लासिकल एंजाइना। जो सबसे ज्यादा एंजाइना होता है वो है क्लासिकल एंजाइना। ठीक है, इसके मैं टाइप्स आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेगा, वैसोडायलेट करेगा, उसकी वजह से आफ्टर लोड कम हो जाएगा और उसकी वजह से O2 डिमांड कम होगी, और इसी वजह से ये यूज आएगा क्लासिकल एंजाइना में। अब मैं इसका सेकंड यूज अगर मैं बताऊं, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये वैसोडायलेट करता है, मेनली कोरोनरी जो मेन सप्लाई करती है हार्ट को, उसको भी डायलेट करेगा। ठीक है, अगर कोरोनरी स्पाज्म की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी तो वो डायलेशन की वजह से खुल जाएगी और उसकी वजह से मेंटेन होगी सप्लाई, और ये यूज आएगा वेरिएंट एंजाइना में भी। तो क्लासिकल एंजाइना एज वेल एज वेरिएंट एंजाइना दोनों के अंदर इसका अपन यूज कर सकते हैं। किसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। अगर मैं इसके ड्रग्स के एग्जाम्पल बताऊं तो आएगा एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन, जो कि DHP है। ठीक है, और जो डिटियाजेम और वेरापेमिल है वो आएगा अदर देन DHP। DHP and other than DHP we have already discussed in antihypertensive drugs. Alright? So the third drug is beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स का मैंने आपको बताया था कि जितने बीटा ब्लॉकर्स होंगे उसके लास्ट में आएगा लोल, LOL, लोल। तो इसका एग्जाम्पल आता है एटिनोलोल, इसका एग्जाम्पल आता है एटिनोलोल। सेम वर्क होगा कि ये कार्डियक वर्क कम करता है, जिसकी वजह से O2 डिमांड कम हो जाएगी, और ये भी क्लासिकल एंजाइना में यूज आएगा। ठीक है, अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्लासिकल एंजाइना में तो यूज आएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा वेरिएंट एंजाइना में। क्यों? क्योंकि ये कोरोनरी स्पाज्म को प्रिवेंट नहीं करता है, ये कोरोनरी स्पाज्म को प्रिवेंट नहीं करता है। इसी वजह से ये ओनली क्लासिकल एंजाइना में ही यूज आएगा। समझ में आया? फोर्थ जो ड्रग है वो आती है पोटेशियम चैनल ओपनर्स। पोटेशियम चैनल ओपनर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है निकोरेंडिल, जो कि मार्केट में निकोरान एंड निकार्डिया के नाम से भी आती है। इसका डोज आएगा 5 to 20 mg, ओरल रूट से जाएगी। इसको रूटीन और क्रोनिक दोनों प्रोफाइलेक्सिस यूज में लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एंटीजी में बताया था कि अगर उसका जो एक्यूट प्रोफाइलेक्सिस देना है तो उसका डोज अलग था, क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस देना है तो उसका डोज अलग था। उसी तरीके से पोटेशियम चैनल ओपनर का रूटीन और क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस में आप पोटेशियम चैनल ओपनर्स को यूज ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है आपको, निकोरेंडिल। ठीक है, 5 to 20 mg ओरल ये जाएगा। इसका काम क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा। हर जगह आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह वैसोडाइलेशन का नाम आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो किसकी वजह से आ रहा है? किसी में नाइट्रिक एसिड सिक्रीट हो रहा है, उसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो रहा है। किसी के अंदर वो रिलैक्स कर रहा है स्मूथ मसल्स को, उसी की वजह से वैसोडाइलेशन हो रहा है। तो ये हर चीज का आप स्पेसिफिकली याद रखना, मिक्स मत करना। वैसोडाइलेशन होगा, उसी की वजह से जो O2 डिमांड थी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर लोड कम हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में बताया, और इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई।
जो कि मैंने आपको किसके अंदर बताया था, अभी जो स्पाज्म कम कर रहे थे अपन, वेरिएंट एंजाइना वाला ट्रीटमेंट जो था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे वो वेरिएंट को कैसे वो स्पाज्म नहीं होने दे रहा कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आफ्टर लोड था वो भी कम होगा और प्री लोड भी कम होगा। उसी की वजह से मतलब कि डिमांड जो है O2 की हार्ट को वो कम हो जाएगी और जो सप्लाई है वो भी मेंटेन रहेगी। तो इसी वजह से पोटेशियम चैनल ओपनर भी हेल्पफुल रहेगा। फिफ्थ जो ड्रग आती है वो आती है रेनोलेजिन, ठीक है। 500 mg डोज में जाएगा। ये आपको बहुत कम ही बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डाला है टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसका मेन काम ये रहेगा कि कैल्शियम ओवरलोड जो है मायोकार्डियम का उसको कम कर देगा। उसी की वजह से कार्डियक वर्क जो है वो कम होगा और O2 डिमांड कम होगी। जब भी कार्डियक वर्क कम होगा मतलब कि अगर वो वर्क ही कम कर रहा है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, और एनर्जी उसको किससे मिल रही है, ऑक्सीजन से। तो जब वो ऑक्सीजन की डिमांड कम करेगा तो अपने पास क्या है, सप्लाई कम है तो भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा, वो उसको कंपनसेट कर लेगा। तो रेनोलेजिन 500 mg डिक्रीज कर रहा है कैल्शियम ओवरलोड को मायोकार्डियम के अंदर, और उसी वजह से डिक्रीज हो रही है O2 डिमांड। यहां तक समझ आया। सिक्स्थ जो ड्रग आती है एंटी एंजाइनल्स में वो आती है डाइपाइरिडामोल। इसका भी सेम काम है, डायलेट करेगी कोरोनरी को, और साथ में इसका एक एक्शन और आता है एंटी प्लेटलेट एक्शन। प्लेटलेट का वर्क क्या होता है, कोएगुलेट करने का, ठीक है। तो ये एंटी प्लेटलेट एक्शन कर रहा था, मतलब ये कोएगुलेशन नहीं होने देगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देगा, और डायलेट हो रहा है तो अच्छा था। लेकिन क्योंकि ये कोरोनरी स्टील करता है, मतलब कि टारगेट ऑर्गन तक ब्लड नहीं जाने देगा, उससे पहले उस ब्लड को चुरा के दूसरी जगह सप्लाई कर देगा जहां पे उसका कोई यूज नहीं है, उसको बोलेंगे हम कोरोनरी स्टील। तो ये क्योंकि कोरोनरी स्टील करता है इसी वजह से ये करंटली प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। यहां तक समझ में आया। अब हमारा एंटी एंजाइनल्स जो ड्रग्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम चलेंगे ड्रग यूज इन मायोकार्डियल इंफाक्शन बाय फार्मा वाले सर। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या है, जब हार्ट में मतलब कि मायोकार्डियम वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक नेक्रोसिस, ठीक है। और जब वो फर्दर सेल डैमेज होता रहेगा तो उसी कंडीशन को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इंफाक्शन। समझ में आया। अगर मैं इसके कॉजेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर होगा सडन अकल्जन। ये ओकेजन नहीं है, अकल्जन है, मिसटाइप हुआ है इसमें, ठीक है। तो सडन अकल्जन ऑफ अ ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से या किसी भी फर्दर कोज की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि ब्लड का जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। वो ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो टारगेट ऑर्गन तक मतलब कि मायोकार्डियम तक ब्लड अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगा। अगर थोड़ा बहुत फ्लो होगा तो वो तो आएगा एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में, मतलब थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा है तो वो आएगा एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में, जिसके अंदर चेस्ट पेन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही ब्लड फ्लो बंद हो चुका है, ठीक है, और नेक्रोसिस वाली कंडीशन में जा चुका है मायोकार्डियम, तो वो आएगा मायोकार्डियल इंफाक्शन की कैटेगरी में, जो कि होगा सडन अकल्जन ऑफ द ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। यहां तक समझ में आया। अब आप इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी वगैरह है, जो टाइप्स होंगे वो आप पढ़ लेंगे आपकी मेडिकल सर्जिकल में। लेकिन जो मेन मैनेजमेंट है फार्मा का वो मैं आपको बताता हूं, जो कि आप MSN में भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। जैसे कि अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन का जो पेशेंट आएगा,
क्योंकि उसके ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इस वजह से उसको होगा पेन। ठीक है, अब जब उसके चेस्ट पेन होगा तो वो चिंतित भी हो जाएगा, मतलब कि एंजाइटी एंड द एप्रीहेंशन वाली कंडीशन। तो पेन, एंजाइटी और एप्रीहेंशन को हम कम करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज उसको मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन एक ओपियोइड कैटेगरी वाला ड्रग है। ठीक है, जैसे ही मॉर्फिन देंगे तो उसका पेन और एंजाइटी दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे दूर होगी तो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज कम होगी और उसी की वजह से कार्डियक एक्टिविटीज कम होगी, मतलब कि कार्डियक का जो वर्क है उसको वर्कआउट कम करना पड़ेगा, इसकी वजह से उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मॉर्फिन जो होता है वो रिलीज करता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन का आपको काम पता होगा कि हिस्टामिन करता है वैसोडाइलेशन। तो उसी वैसोडाइलेशन की वजह से होगा डिक्रीज इन द प्री लोड एंड द आफ्टर लोड, तो उसकी वजह से सप्लाई भी प्रॉपर होगी। मतलब कि एक तो उसकी आपने पेन भी दूर कर दिया, चिंता भी दूर कर दी, प्लस जो सप्लाई कम हो रही थी जिसके से पेन जनरेट हो रहा था वो भी आपने कम कर दिया, तो अच्छा मैनेजमेंट हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी वाइज हम मॉर्फिन देंगे जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक में आता है। अगर इन केस ओपियोइड एनाल्जेसिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस पेशेंट में, तो आप उस पेशेंट को दे सकते हैं डाइजेपाम। डाइजेपाम जाएगा आईवी रूट से। ठीक है, जिसको हम फर्दर हमारी यूनिट्स में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रख लीजिए, अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो अदर ड्रग्स में आप क्या दे सकते हैं, डाइजेपाम दे सकते हैं। अब जो प्रायोरिटी आती है पेन, एंजाइटी, एप्रीहेंशन की, सेम प्रायोरिटी है। फर्स्ट पेन होता है, सेकंड एंजाइटी एंड द थर्ड एप्रीहेंशन। समझ में आया? अब जो दूसरा पॉइंट आता है प्रायोरिटी वाइज मैनेजमेंट में ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो आएगा ऑक्सीजनेशन। ठीक है, हमको असिस्ट करना है कि उसका रेस्पिरेशन कितना चल रहा है, SpO2 कितना चल रहा है। SpO2 श्योर सी बात है कि साहब उसका जो ब्लड ऑक्सीजनेशन लेवल होगा वो कम होगा, तो इसी वजह से हम उसको क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में O2 इनहेलेशन देंगे। ठीक है, O2 स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू जो थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट का, वो बोलता है कि साहब मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। कैसे कि साहब ब्लड सप्लाई जब प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो जो टारगेटेड ऑर्गन्स है वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, पेशेंट शॉक में जा सकता है और हाइपोवोलेमिक की कंडीशन आ सकती है। तो हम इसमें देखेंगे भाई टिश्यू परफ्यूजन उसका कैसा है और माइक्रो सर्कुलेशन, मतलब कि टू दी कैपिलरी लेवल उसका सप्लाई कैसा चल रहा है। ठीक है, जो अपन नेल्स होते हैं, अगर आप उसको पिंच करके 2 सेकंड तक छोड़ेंगे तो ब्लड आपको नेल्स में वापस दिखता है आता हुआ। ठीक है, मतलब रेड हो जाता है ब्लड इसका नेल्स का कलर, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, CRT, कैपिलरी रिफिल टाइम। ठीक है, ये विद इन 2 सेकंड तक हो तो नॉर्मल रहता है, तो इससे भी अपन चेक कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट में रहेगा कि आपको स्लो देनी है IV सेलाइन, एकदम स्लो आप इन्फ्यूज होने दीजिए IV सेलाइन को, तो ब्लड जो है ब्लड सर्कुलेशन जो मेंटेन रहेगा, वॉल्यूम डेप्रीवेशन नहीं आएगा। पर इसमें एक्सेसिव लोड ना हो इसका ध्यान रखना है, इसी वजह से इसको हम स्लो IV देंगे। दूसरा होता है लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रान, जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की कैटेगरी में आता है, जो हम इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप ये याद रखिए कि लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रान यूज ले सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, फोर्थ जो आता है, जैसा मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में कि अपन इसका ऑक्सीजनेशन लेवल चेकआउट मारेंगे। ऑक्सीजनेशन लेवल जब आप चेकआउट करेंगे तो उसमें अगर SpO2 लेवल कम जा रहा है, वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहा है, पेशेंट को सफोकेशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन आ सकती है, जो कि आप ABG वैल्यू लेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस, तो उसकी वैल्यूज में फाइंड आउट कर सकते हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में गया है तो आप उसको देंगे NaCO3 का
इन्फ्यूजन, जो कि हमने पेप्टिक अल्सर में जब एंटासिड्स पढ़े थे उसके सिस्टमिक में हमने इसकी बात की थी NaHCO3 की। तो NaHCO3 का इन्फ्यूजन जाएगा ताकि आप ट्रीट कर सके किसको, करेक्शन ऑफ द एसिडोसिस। फिफ्थ पॉइंट आता है नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया। ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अरिथमिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है उसका सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है डिसअरिथमिया होने का। ठीक है, और डिसअरिथमिया से मतलब कि अरिथमिया से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा वो आएगा इस्मोलोल। इस्मोलोल का याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और आईवी इन्फ्यूजन जाएगा इसका। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डिसअरिथमिया एंड द अरिथमिया, एंड इट इज शॉर्ट एक्टिंग ड्रग दैट विल एडमिनिस्टर थ्रू द आईवी रूट। यहां तक समझ आया। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है पंप फेल्यूर। मान लीजिए कि जब इतना लोड पड़ेगा हार्ट के ऊपर तो हार्ट फेल हो सकता है, तो उसका आपको कुछ ना कुछ करके फंक्शन कैरी आउट करना है। तो इसमें मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि कैसे कैसे आप उसका वर्क को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखा है डायूरेटिक, जिसके अंदर मैंने हाई डायूरेटिक का एग्जांपल दिया है फ्लूसेमाइड। ठीक है, ये बेनिफिट करेगा बाय द वैसोडाइलेशन। ठीक है, और साल्यूरेटिक एक्शन। साल्यूरेटिक एक्शन के बारे में अगर मैं बोलूं, तो आपको पता होगा सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम। ठीक है, और सोडियम का मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम करता है वाटर एंड रिटेंशन। तो जब भी सोडियम वाटर एंड रिटेंशन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अब हार्ट अच्छे से पंप ऑलरेडी नहीं कर पा रहा है, तो अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहेगा तो उसको वो अच्छी तरह पंप कर पाएगा क्या, नहीं ना। तो इसी की वजह से ये क्या करता है कि वो वैसोडाइलेशन करेगा और साल्यूरेटिक एक्शन इसके अंदर आएगा। उसकी वजह से जो वस्कुलर लोड है, ठीक है, वस्कुलर लोड है वो कम होगा। और वीनस रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो जब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो उस कंडीशन में ब्लड अच्छी तरह पंप आउट नहीं हो पाता है हार्ट के थ्रू। ठीक है, तो जो ब्लड है वो एक्सेसिवली जमा हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जब भी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड इकट्ठा होगा तो वो कंडीशन जा सकती है पल्मोनरी एडिमा, और अगर सीवियर हो तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ सकता है आपको, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं। और पल्मोनरी एडिमा का ये याद रखना, इसमें क्रैकल साउंड आते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप ये याद रखिए कि डायूरेटिक एक्शन जो होगा वो वैसोडाइलेशन और साल्यूरेटिक एक्शन करेगा, मतलब कि यूरिन जैसे ही बाहर जाएगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा और कार्डियक का वर्कलोड कम हो जाएगा। इसी दौरान ये पंप फेलियर में अच्छा योगदान देगा और इसको इमरजेंसी हाइपरटेंसिव कंडीशन में यूज करते हैं। मैंने आपको पिछली हाइपरटेंसिव क्लासेस में बताया था। सेकंड जो इसमें कैटेगरी आती है वो है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, ये क्या करता है कि वेसल्स को डायलेट करेगा, आफ्टर लोड प्री लोड कम करेगा और हार्ट के ऊपर जो लोड है उसको कम कर देगा। थर्ड जो आता है वो आता है आइनोट्रोपिक्स। ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिजॉक्सिन। ठीक है, तो उसके अंदर वो ड्रोमोट्रोप भी है, आइनोट्रोपिक भी है। ठीक है, तो आइनोट्रोपिक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आएगा डोपामिन एंड डोब्यूटामाइन। ये क्या करता है, हार्ट का जो फोर्स है पंप करने का उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है फोर्स को। उसी की वजह से मेंटेन होगी पंपिंग और हार्ट रेट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आइनोट्रोपिक समझ में आया, एग्जाम्पल है डोपामाइन एंड डोब्यूटामाइन।
नेक्स्ट जो स्टेप आता है मैनेजमेंट का, वो आता है प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बस एंड एक्सटेंशन, प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बस एक्सटेंशन एंड एम्बोलिज्म। मतलब कि भाई ये जो भी मायोकार्डियल इंफेक्शन जो हुआ है कोज, वो मैंने बोला था थ्रोम्बस की वजह से होगा, तो आपको थ्रोम्बस बढ़ने नहीं देना है, मतलब कि उसको एक्सटेंड नहीं होने देना है, तो थ्रोम्बस एक्सटेंशन आपको प्रिवेंट करना है। अब आपने उसका प्रिवेंशन तो कर लिया, लेकिन वो थ्रोम्बस वहां से टूटकर वेन के अंदर ब्लड के थ्रू वेन के अंदर इधर उधर ना भाग जाए, मतलब कि सर्कुलेटरी थ्रोम्बस ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है, तो उसका प्रिवेंशन आपको करना है। तो फर्स्ट जो मैंने बोला है, यहाँ पे एंटी की स्पेलिंग गलत है, ANTI आएगा। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इसमें चलेगी, एस्पिरिन, जो कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट का वॉल्यूम कम रखेगी, जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा, और कोएगुलेशन नहीं होगा तो थ्रोम्बस नहीं बनेंगे। ठीक है। दूसरा मैंने बोला है एंटी कोएगुलेंट, जो कि है LMW बोलूँ तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। कार्डियक पेशेंट्स में देखिएगा आप, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन सबक्यूटेनियस रूट से एडवाइज रहता है, तो जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कार्डियक यूनिट वाले पेशेंट में। एक जो स्टेप आता है वो आता है थ्रोम्बोलाइटिक्स। पिछले वाले स्टेप में हमने बात करी थी कि अपने को थ्रोम्बस बनने से उसको बचाना है, ठीक है। लेकिन अगर थ्रोम्बस बन चुका है तो क्या करें? तो आप थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस है, लाइटिक मतलब तोड़ना, तो थ्रोम्बस को तोड़ने वाले एजेंट्स आप दे सकते हैं, जो कि मेनली आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। ठीक है। फिर इसके फर्दर अलग अलग कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रहते हैं कि भाई इसको कब देना है, कब नहीं देना है, ब्लीडिंग की टेंडेंसीज बढ़ जाती है इसके अंदर, तो इसको विथ क्वेश्चंस देते हैं। समझ में आया? 9 जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिवेंशन ऑफ रीमॉडलिंग एंड सब्सिक्वेंट CHF। मतलब कि हार्ट का फर्दर डैमेज होने से आपको बचाना है। डैमेज हो गया है तो उसको आप किस हद तक बचा सकते हैं, वो आपको बचाना है। तो मैंने आपको जब पहले क्लासेस में पढ़ाया था ACE इनिबिटर्स, मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स एंड द ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये जो ड्रग्स हैं वो इनिशियली वर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हाइपोटेंशन कर सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या करते हैं अपन बेड टाइम में दे रहे थे आपको, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको स्पेशली बोला था कि इन ड्रग्स को हम क्या करेंगे, बेड टाइम में देंगे और विथ स्लो डोजेस से स्टार्ट करेंगे। तो इसी वजह से ACE इनिबिटर्स और ARB के बारे में मैंने बोला है कि साहब ये इनिशियली तो वर्स कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन ये कंडीशन के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। अब हमने सारी कंडीशंस को देख लिया कि साहब इसको पेन भी हटा दो, इसको ऑक्सीजनेशन दे दो, इसका ऑक्सीडेसिस की कंडीशन आ गई तो उसको दे दो, इसका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखो, है ना। इसको अरिथमिया नहीं होना चाहिए, अगर हार्ट अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसका पंप भी अपने को मेंटेन रखना है, ठीक है। थ्रोम्बस का एक्सटेंशन नहीं होने देना है, प्लस थ्रोम्बस अगर बन चुका है तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक दे के मेंटेन कर लीजिए। अब लास्ट आता है कि साहब आपको प्रिवेंट करना है फर्दर अटैक्स को। तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फर्दर अटैक्स को? आप एंटीप्लेटलेट दीजिए। एंटीप्लेटलेट में आएगा एस्पिरिन, जो कि थ्रोम्बस को नहीं बनने देगा। दूसरा आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स बोले तो एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, क्या करेगा, O2 डिमांड्स को कम रखेगा। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है हाइपोलिपिडेमिक्स, जिसको हम एंटीलिपिडेमिक्स भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड के अंदर बढ़ चुका है उसको ये कम करता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 200 से कम होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की, नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें हम हाइपोलिपिडेमिक्स एजेंट का यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। ये भी विथ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। इसका हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा हाइपोलिपिडेमिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर ड्रग्स आती है एटोरवास्टेटिन्स, रोजास्टेटिन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर मैं ECG चेंजेस की बात करूं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, तो वो होगा
ईसीजी के अंदर अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो इसमें जो एस टी सेगमेंट होगा वो एलिवेट नजर आएगा आपको। जो टी वेव बनती है वो बहुत ज़्यादा टॉल नजर आएगी, मतलब यूजुअली वो टॉल होती है लेकिन आपको उससे ज़्यादा टॉल नजर आएगी। प्लस जो टी वेव है टॉल तो नजर आएगी लेकिन वो सीधी की जगह उल्टी भी हो सकती है, मतलब जैसे वो पहले ऊपर दिख रही थी आपको उसकी जगह नीचे की तरफ उल्टी टी वेव का इन्वर्जन भी हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस होंगे ईसीजी के अंदर जब पेशेंट को होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आज हमारा टॉपिक खत्म होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ड्रग्स के साथ। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।